बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। तो जैसा कि अभी हम लोग आप लोग को पता है कि एनडीए 2023 के पीवाईक्यू सेक्शन हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं पीवाईक्यू सेक्शन 10। पीवाईक्यू सेक्शन 10 पर 9 तक उम्मीद है कि आप कंप्लीट किए होंगे और करना भी चाहिए। तो चलिए आज का सबसे पहला और खूबसूरत सवाल से स्टार्ट किया जाए। चलिए, क्या है आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए इंटीग्रेशन, अच्छा इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे? अगर आपको लगता है कि आप बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। ओके, चलिए आइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पुट log x इक्वल टू जेड या टी ये मान लेते हैं। उसके बाद इसको डीसी करेंगे तो ये 1/x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। पुट करने के बाद तो यही करना पड़ता है। फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इक्वल टू x इंटू dt आ जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, आराम से समझ लीजिए, फिर आराम से वहां स्टेप गायब करके बना लीजिएगा। ये जो x है इसका हम वैल्यू पुट करना चाहते हैं। तो बच्चों यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। log x इक्वल टू टी है तो यानी x इक्वल टू आप e टू दी पावर t लिख सकते हो। कैसे सर? हम लोग जानते हैं बच्चों कि log ऑफ n टू दी बेस a इक्वल टू x। अगर log किसी नंबर के इक्वल है तो उस नंबर को बेस के पावर में डाल के हम आर्ग्यूमेंट के बराबर हो जाते हैं। ये तो log का प्रॉपर्टी है। बस वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ अप्लाई किए। यहाँ log t के बराबर है तो t को बेस के पावर में डाल देंगे। तो कहोगे सर बेस तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ बेस कुछ नहीं तो e माना जाता है। तो log ऑफ x टू दी बेस e बराबर t है तो x इक्वल टू e टू दी पावर t लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग e टू दी पावर t dt कर दिए। सही है। चलिए अब पुट कर दीजिए तो क्वेश्चन में। चलिए, क्या है हमारा क्वेश्चन बच्चों? हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन log x, है ना ऊपर में log x। तो log x को तो हमने x मान चुका है, सॉरी log x को तो हम लोग t मान लिए है ना। log x को हम क्या मान लिए हैं? t। तो log x को बच्चों हम लोग t माना हुआ है। चलिए बगल में dx है, dx के जगह पे e इंटू टी डी टी दिखाई दे रहा है और नीचे में 1 प्लस log x यानी t का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो शुरू करें। चलिए, तो कैसे सॉल्व होगा? एक काम करिए, ध्यान दीजिएगा। हम एक काम करते हैं, ये जो e का पावर t है इसको रहने देते और ये बगल वाला जो t है क्या हम उसको चाहें तो t प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो सर। और नीचे में 1 प्लस t का होल स्क्वायर है। बच्चों ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t। एक काम करते हैं, ये नीचे वाला जो है हम लोग इसको भी बांट देते हैं और इसको भी बांट देते हैं, यानी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। इस फर्स्ट वाले पार्ट को बांटेंगे तो ये 1/1 प्लस टी हो जाएगा और सेकंड वाले पार्ट को बांटेंगे तो ये 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब क्या करें सर? आप यहां तक समझ गए हैं क्या? यस सर। तो आगे भी हम समझा देंगे। आइए, ये देखिए तो e टू दी पावर टी इंटू 1/1 प्लस टी। अच्छा, बीच में हम यहाँ प्लस बनाना चाहते हैं तो क्या इसे हम लोग -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हो।
ऐसे से फायदा, आइए हम आपको फायदा दिखाते हैं। मित्र, हम लोग इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कैंसिलेशन फार्मूला, और ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, e टू दी पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स, है ना। ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मूला, e के पावर x के बगल में दो लोग फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो तो डायरेक्ट इसका आंसर होता है e के पावर x इंटू फंक्शन प्लस c। वही यहां पर है, देख लीजिए, ये e का पावर वाला फॉर्मेट है, बगल में आप इसे फंक्शन मान सकते हैं और इसी को डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके इक्वल जरूर आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका फंक्शन का काम कर रहा है और ये आपका उसके डेरिवेटिव का काम कर रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला के माध्यम से इसका आंसर कितना हो जाएगा, e के पावर t इंटू फंक्शन, यानी 1/1 प्लस टी हो गया। अब जिसका जो वैल्यू है रख दीजिए। चलिए, e का पावर t, आइए शुरू में देखिए यहाँ पे e के पावर t का बच्चों वैल्यू कितना है, x, तो हम यहाँ x रख देते हैं। नीचे में 1 प्लस टी हमने माना था बच्चों log x को, रख दिया। अब प्लस c, आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। थोड़ा अच्छा सा सवाल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला सवाल, है ना। आइए देख लीजिए तो इसको अच्छे ढंग से शुरू से। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या? नो सर। चलिए आगे बढ़े। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा ये, ठीक है। एक और सवाल को रीड करिए, क्या लिखा हुआ है। हाँ, रीड कर लिए बच्चों। चलिए, क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर e माइनस 1 प्लस e टू द पावर x माइनस 1, और नीचे में x टू द पावर e प्लस e टू द पावर x dx, इसे हमें बनाना है। आप ट्राई कर लीजिए तो बच्चों कैसे बनेगा, ट्राई करिए। हम ये PYQ सेक्शन जो चला रहे हैं ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, तो जरूर इसको आप कंप्लीट करिए, जरूर करिए जो लोग भी देख रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए सर कैसे करेंगे, आओ पुट कर देते हैं इसको। चलिए फिर से आप लोग भी यही किए होंगे, x टू दी पावर e प्लस e टू दी पावर x को कुछ मान लिए होंगे, हम भी वही करते हैं, t मान लेते हैं। अब आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो x के पावर e का क्या होगा, पावर बाहर होके पावर में से एक माइनस होगा तो x के पावर कितना हो जाएगा, e माइनस 1। लेकिन बच्चों ये वाला रूल यहां नहीं लगा सकते, इस केस में फर्स्ट वाला केस में तो x यानी बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट था, लेकिन सेकंड केस में तो बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल है, तो ये तो a टू दी पावर x के तरह हो जाएगा। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं e के पावर x ही होता है, हो गया। बगल में dx इक्वल टू dt। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना है, जो गलती मत कर दीजिएगा। कहोगे सर अब क्या करें, अब क्या करो, दोनों तरफ e से डिवाइड कर दो। तो e से डिवाइड करोगे क्या, कितना से, डिवाइडिंग बाय e, दोनों तरफ e से डिवाइड करिए। तो यहां डिवाइड करिएगा तो x टू दी पावर e माइनस 1, यहां डिवाइड करिएगा तो e टू दी पावर x बाई e बचेगा। हम देखिए एक भी स्टेप गायब नहीं कर रहे हैं, आप लोग समझदार हैं, समझदारी की तरह काम करिएगा, ठीक है। अब क्या करोगे सर, अब तो काम हो गया बच्चों, देख लीजिए, ये x टू दी पावर e माइनस 1, और यहाँ देखो डिवीजन में बेस सेम है तो पावर माइनस होगा, तो e के पावर कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर 1/e/dt, है ना। चलिए अब पुट कर दे क्या, आइए अब यहाँ पुट कर दीजिए, बस खत्म। बताइए x के पावर e माइनस 1 प्लस e के पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स को क्या बोला गया है, 1/e/dt, 1/e/dt रख दिए डायरेक्ट। नीचे में हम पूरे को क्या मान लिए थे, t मान लिए थे। अब बच्चों सबको पता है ये 1/e कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो बचेगा अंदर में कितना, 1/t/dt बचेगा। चलिए ये 1/e हो गया,
और 1/t का इंटीग्रेशन आपको भी पता है log ऑफ mod t होना चाहिए और होगा भी प्लस c। ठीक है, चलिए तो 1/e log और t जिसको माने थे रख दीजिए। t किसको माने थे? x टू दी पावर e प्लस e टू दी पावर x को, अब बगल में प्लस c। हो गया क्या? तो यही आपका बच्चों कंप्लीट आंसर हुआ अच्छा सा। तो चलिए कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए, है ना बढ़िया सवाल। चलिए, तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिए प्रैक्टिस। आप अपने अपने कोचिंग में जरूर पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है एग्जाम के लिए। तो चलिए बच्चों अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा ये वाला। ठीक है, चलिए ध्यान दिया जाए। अच्छा, कैसे बनाएंगे? आप लोग चाहें तो एक बार ट्राई कर लें इसे। चलिए, क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos टू दी पावर 8x dx। ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है ना। याद है क्या फॉर्मूला आप लोगों को? चलिए, ये फॉर्मूला है बच्चों, देखिए हम यहां पर लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन टू दी पावर nx हो या 0 to π/2 cos टू दी पावर nx dx हो, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। हम पहले n-1 n-3 करते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि 1 या 2 में से कोई एक ना आ जाए, डिवाइडेड बाय नीचे में n इंटू n-2 n-4, और तब तक ऐसे करके माइनस करते हैं जब तक कि 1 या 2 ना आ जाए। ठीक है, 1 या 2 में से कुछ भी आ जाएगा तो रुक जाएंगे। ठीक है, ये होता है चाहे साइन का पावर n हो या कॉस के पावर n हो, लेकिन लिमिट 0 से π/2 तक ही होना चाहिए। और एक और बात ध्यान रखने योग्य है, एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि अगर आपका n ऑड नंबर रहा, अगर आपका n ऑड नंबर रहा तो इतना करके छोड़ दीजिएगा जो ऊपर अभी हम किए हैं। लेकिन अगर n इवन नंबर रहा, मेरा बात ध्यान सुनिए, अगर n इवन नंबर रहा, अगर n इवन नंबर रहा तो ये जो पूरा फॉर्मेट आप किए हो ये वाला, ये पूरा करने के बाद यहां पूरा लिख लीजिएगा और उस पूरे में आप π/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कब ऐसा करना है? जब n के जगह पर इवन नंबर रहे तो। लेकिन अगर n के जगह पर ऑड नंबर रहे तो सिर्फ इतना ही करके छोड़ दीजिएगा, और अगर इवन नंबर रहा तो ये वाला लिख लीजिएगा और बगल में कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? π/2 से। समझ रहे हमारा बात? चलिए, तो आइए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यहां देखिए, यहां पावर में 8 है तो पहले 8 में से माइनस करिए। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग 8-1 करेंगे, फिर 8-3 करेंगे, फिर 8-5 करेंगे, और फिर 8-7 करेंगे। देखो ये लास्ट में 8-7 1 आ जाएगा, तो जैसे ही माइनस करने पर 1 या 2 कुछ भी आ जाए तो रुक जाना है। फिर नीचे क्या करेंगे? 8 लिख करके 8-2 8-4 और 8-6 करेंगे, है ना। 1 या 2 आ गया, रुक जाएंगे। लेकिन बाबू यहाँ जो 8 है वो इवन नंबर है तो हमें π/2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। नीचे आते हैं, ये 8, ये 6, ये 4 और ये 2 इंटू π/2, है ना। मल्टीप्लाई करें,
सॉल्व करें। 3 से 2 जा कट गया, अब कोई भी कटने का कोई चांस नहीं है, तो ऊपर हो गया 35 पाई, नीचे हो गए कितना, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 4 जा 256, यानी 256, इतना आ गया आंसर। समझ रहे हो क्या? समझ लिए? हाँ, फॉर्मूला जो बगल में हम लिखे हैं उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ। चलो सर अगले सवाल की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़िए आप, जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको रीड करिए। रीड कर लिए? करें? तो चलिए हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, लिखिए। चलिए, तो हमें करना है इंटीग्रेशन। तो 3x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 कांस्टेंट है, x² का हो जाएगा x³/3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? 0 से p रख दिए। फिर 4x का करेंगे तो 4 है कांस्टेंट, x का हो जाएगा x²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? 0 से लेकर के p। फिर -5 कांस्टेंट है तो 5 का हो जाएगा 5x इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से कहाँ तक है? p। अब बराबर कितना है? p³ - 2। चलिए सॉल्व करें। ये तो 3 3 बच्चों कट गया, तो x³ बचा, x³ लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से p तक। ये से 2 2 जा 4 कट गया, तो बाहर में 2 आया, x² लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के p तक। बगल में -5 है और x है 0 से लेकर के p तक, इक्वल टू p³-2। सही है क्या? चलिए सॉल्व करें। चलिए अपर लिमिट रखोगे तो p³, लोअर लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो छोड़ दो। चलो 2 अपर लिमिट रखोगे तो p², लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा, छोड़ दो। अपर लिमिट रखोगे तो p यानी 5p हो जाएगा, इक्वल टू लोअर लिमिट से 0 हो जाएगा। अब p³-2, ये बंदा कैंसिल, कितना आ गया बता? ये हो जाएगा 2p² - 5p अब +2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने आएगा, कर दीजिए। 2p² -4p -p +2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज 2 2 जा 4 से 5 तो आ ही सकता है, तो यहाँ से 2p कॉमन करेंगे तो p-2 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो फिर से p-2 बचेगा, इक्वल टू 0। चलिए अगर हम यहाँ से p-2 कॉमन कर लें तो ये 2p-1 बचा, इक्वल टू 0। तो दो पोर्शन आया, यहाँ से p का वैल्यू 2 आया और यहाँ से p का वैल्यू 1/2 आया। तो चलिए p का वैल्यू 2 और 1/2 किस ऑप्शन में है बच्चों, समझ गए क्या? ऑप्शन नंबर ए ही हमें सही दिखाई दे रहा है। समझे? ये आसान क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन ही है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो है लिमिट इस बार अननोन रख करके लिमिट का ही वैल्यू पूछ दिया था। करेक्ट है? चलिए देख लीजिए एक बार अच्छे ढंग से इसको। हाँ, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये ध्यान दिया जाए। व्हाट इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू? मतलब समझो ये घुमा फिरा के कुछ भी बोलता है, उस पर ध्यान मत दीजिए। आपको कहा गया इसका सॉल्यूशन निकालिए। क्या है क्वेश्चन हमारा? y प्राइम इक्वल टू t इंटू 1 + y। आराम आराम से देखिए, यहां पर एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल t है। तो यहां पर जो y प्राइम है बच्चों, उस y प्राइम को हम लोग dy/dt समझेंगे, ना कि dy/dx। ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल हमारा यहाँ पर t है, तो इस y प्राइम को हम लोग dy/dt समझेंगे, t इंटू 1 + y। चलिए अब बाकी आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना तो जानते हैं, वेरिएबल सेपरेबल करिए। तो dy इक्वल टू आ जाएगा t इंटू 1 + y dt।
अब y वाले को एक तरफ करिए, बाकी को एक तरफ करिए, तो dy अपॉन 1 + y इक्वल टू टी इंटू डी टी हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल। अब इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन कर दीजिए। कर दिए क्या? हाँ सर कर तो दिए। चलिए, ये 1/1 + y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log ऑफ मॉड 1 + y हो जाएगा, इक्वल टू टी का हो जाएगा t² 2 प्लस सी। ये हो गया, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, है ना। ये मतलब ये आपका सॉल्यूशन आ गया, लेकिन कंडीशन दिया है कुछ। यहां देख लीजिए, कंडीशन दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि y में t के जगह पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलता है? 0। यानी पुट t के जगह पे 0, तो y का वैल्यू भी कितना मिलेगा? 0। ये जो y के जो अंदर है ना, यहाँ पर ये वाला रिजल्ट, ये t को बताता है। यानी y में t के जगह पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू भी कितना मिलेगा? 0। तो रख दीजिए इसी में, तो रखिएगा। तो हमारे हिसाब से ये log, यहाँ y के जगह पे 0 रखिएगा तो ये log 1 हो जाएगा, यहाँ t के जगह पे 0 तो ये 0 हो जाएगा प्लस सी। और ये log 1 तो 0 ही होता है, तो यानी पूरी तरीके से c का वैल्यू बच्चों 0 आ गया। तो वापस c का वैल्यू ऊपर में रखिएगा, इस इक्वेशन में आप यहाँ पे जाके रखिएगा, तो ये log 1 + y इक्वल टू t² 2 हो जाएगा। बस, ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं था। अब क्या करिए, अब अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन में हम आपको बताया था कि log जिसके इक्वल हो उस नंबर को बेस के पावर में डाल देते हैं तो रिजल्ट आर्ग्यूमेंट की इक्वल यानी 1 + y की इक्वल हो जाएगा। फिर से यहाँ log का बेस कुछ नहीं तो e लिखा हुआ है ना। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। आइए, अब क्या कर सकते हैं, इस 1 को उधर ट्रांसफर करें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? -1 + e⁻t² 2 आंसर एकदम परफेक्ट हो जाए। देख लीजिए, तो कहीं समस्या है क्या? देखिए तो कहीं पर कुछ नहीं। तो सी का वैल्यू निकाल के सी का वैल्यू वापस पुट किया, फिर लॉग का छोटा सा रूल यहाँ पे था, हम लगा दिए। लॉग जिसके इक्वल होता है उसको बेस के पावर में डालेंगे तो आर्ग्यूमेंट के बराबर हो जाएंगे। हो गया क्या? तो बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? चलिए, करेक्ट ऑप्शन तो हमें ए नंबर ही दिखाई दे रहा है। सही है ना। चलिए, ये क्वेश्चन आप देखने से हो सकता था आपको हार्ड लगे, लेकिन ये क्वेश्चन इजी था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां यहां ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, अच्छे ढंग से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। ये एक ऐसा सवाल है जो जनरली बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इस तरह के सवाल को। उसको लगेगा कि बड़ा झंझट लिखा हुआ है, कौन सॉल्व करने जाए इसको। क्या लिखा है? द ग्रोथ ऑफ अ क्वांटिटी n ऑफ t एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय। ये क्वांटिटी का ग्रोथ है जो t का फंक्शन है। अब वो हमें दिया है डिफरेंशिएशन ऑफ n ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू dt बराबर कितना दिया है? अल्फा इंटू n ऑफ t, ये दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, d n ऑफ t का वैल्यू यहां से रखिए, तो यहां देखिए दिया है ना, रख दीजिए। कितना? c इंटू e⁻k t, और नीचे में dt, इस तरफ भी रख दीजिए अल्फा n ऑफ t का वैल्यू c इंटू e⁻ कितना? kt। ध्यान दीजिएगा, यहां जब डिफरेंशिएशन करने लगेगा बच्चों तो c तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो बचेगा e वाला, और e के पावर का डिफरेंशिएशन, c हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करना है तो e के पावर वाले का तो डिफरेंशिएशन e का पावर वाला ही होता है, जस का तस। लेकिन चेन रूल के अनुसार जब e के पावर में पहुंचेंगे तो kt में k कांस्टेंट है बाहर, t का हो जाएगा 1।
इतना हो जाएगा। अब बगल में अल्फा इंटू सी इंटू ई का पावर के टी। बच्चों चेन रूल पता है ना, ई के पावर, जैसे मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर अगर ए एक्स पूछेगा बच्चों, तो चेन रूल के हिसाब से इसका डी सी ई का पावर ए एक्स इंटू ए होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार ई के पावर के टी का ई के पावर के टू इंटू के हो गया। अब देख लीजिए सी से सी बच्चों कैंसिल हो गया, ई के पावर के टी से ई के पावर के टी कैंसिल हो गया। तो सिंपल और साधारण सा आंसर अल्फा इक्वल टू के इतना हो गया के, अल्फा इक्वल टू के, और हमें अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, है ना, है कि नहीं है। समझ में आ गया क्या, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। ये द सिस्टम, एस का मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोले, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना हैव नो सॉल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो सिस्टम है इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो ये बात कैसे होगा। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोच सकते हैं। सॉल्यूशन नहीं है इसको दो तरीके से आप सोच सकते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड से भी सोच सकते हैं, जिसको हम लोग क्रैमर्स रूल कहते हैं, और मैट्रिक्स मेथड से भी सोच सकते हैं। तो कहोगे सर इसको सोचे कैसे, बताओ कौन सा आसान पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो मैट्रिक्स वाला मेथड ही आसान पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को थोड़ा भी याद है, अगर आप लोगों को थोड़ा भी याद है, तो चलिए हम आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं पुरानी बातें, ठीक है। चलिए याद दिलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि a1x b1y प्लस सी, अच्छा इसी को लिख लेते हैं, इसी को लिखिए, इसी को, ठीक है, चलिए इसी को लिख लेते हैं। अगर मैट्रिक्स का रूल लगाएं तो मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, ये तीन प्रकार का मैट्रिक्स बनाते हैं। एक थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, इस बड़े मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में x का कोफिशिएंट लिखते हैं, यानी k1 1। सेकेंड कॉलम में y का कोफिशिएंट 1k1, और थर्ड कॉलम में z का 1 1k लिखते हैं। और बगल में इसका एक छोटा सा मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें सारे के सारे कांस्टेंट लिखे जाते हैं x y z। अरे भाई ये इतना तिरछा क्यों हो रहा है। और इक्वल डाल के आरएचएस में सारे के सारे कांस्टेंट लिखते हैं, यानी k-1 k-1 k-1। सोचिए बच्चों, हम लोग इसको a मान लेते हैं सॉल्व करते वक्त, याद है क्या, इसको x मान लेते हैं, इसको हम लोग b मान लेते हैं, और हम लोग एक इक्वेशन यहां से बनाते हैं ax इक्वल टू b, और यहां से हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। और उसके बाद a इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, फिर इसमें a इनवर्स रख करके b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो हमारा अननोन जो भी है वो निकल जाता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो सोचो सॉल्यूशन नहीं चाहिए कब। सॉल्यूशन निकालने के लिए बच्चों हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो यहां हमने लिखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन हमें बोला है कि सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो सॉल्यूशन नहीं चाहिए इसका मतलब ये इनवर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब इनवर्स पॉसिबल नहीं होना चाहिए, अपने आप नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कहोगे सर इनवर्स पॉसिबल नहीं हो, ऐसा क्यों। क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट होता है, इंटू एडजॉइंट होता है। तो सोचिए अगर इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं हुआ तो ये वाला इक्वेशन ही नहीं सॉल्व होगा, तो अननोन कहां से निकलेगा। सर ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सवाल है कि ये बताओ कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा
कब नहीं? तो बच्चों इन्वर्स एग्जिस्ट तब नहीं करेगा जब ये नीचे में जो आपको डिटर्मिनांट दिखाई दे रहा है, अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब हम यही तभी से कहना चाहते थे कि डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 0 करो, ताकि इसका सॉल्यूशन होगा नो, नो सॉल्यूशन। समझ गए? और आपको पता है डिटर्मिनांट ए क्या है? ए यहां पर है। इसको डिटर्मिनांट में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान, बस डिटर्मिनांट का साइन लगा देते हैं। के 1 1 1 1 के 1 1 1 के इक्वल टू 0, बस सॉल्व कर दिए, यहां से निकल जाएगा। तो समझ गए क्या रीजन था नो सॉल्यूशन होने का? हमें इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करना है, और इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब डिटर्मिनांट हमें 0 चाहिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या सॉल्व करोगे? जैसे डिटर्मिनांट एक्सपेंड करते हो, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं उसे डिटर्मिनांट तो सॉल्व करने आता ही होगा। चलिए सॉल्व करें। तो के फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो ये चारों लोग बचेंगे, है ना? सॉल्व करने आता है ना बच्चों? ये चारों बचेंगे। इसको कितना आ जाएगा? के स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर उसी प्रकार से बच्चों 1 -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब ये -1 जिस रो में हटा दीजिए, इस रो में हटा दीजिए, इस कॉलम में हटा दीजिए, तो क्या बचा हमारा? 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू के -1 हो जाएगा। सही है क्या सर? बिल्कुल सही है। चलिए हो गया। अगला देखिए, अगला इस +1 को 1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब इस लास्ट का 1 वाला ये रो है, ये कॉलम है, खत्म हो गया। तो क्या बचा? ये चारों। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस के इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना? चलिए हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा k³ -k +1 माइनस के इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें क्या इसको, है ना? तो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व तो कर ही लेंगे। चलिए सॉल्व करिए। कितना हो जाएगा ये? ये हो जाएगा आपका, चलिए ये हो जाएगा आपका k³ -3 का k अब प्लस में 2 इक्वल टू 0। अच्छा, इसी को हमें सॉल्व करना है, k³, है ना? चलिए तो डायरेक्ट क्या करिए आप, हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए। सबसे अच्छा कि ऑप्शन रख के देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले के का वैल्यू 1 रख के देख लीजिए। तो के का वैल्यू 1 रखेंगे तो करेगा क्या? तो के का वैल्यू 1 इसमें रखेंगे तो जरूर इसको 0 बना देगा, है ना? इसमें के जगह 1 रखेंगे तो 0 बना देगा, यानी के का आंसर 1 हो सकता है। चलिए देखिए तो और कोई ऑप्शन है क्या? अच्छा -2 भी है, तो -2 रख के देखिए। तो के का वैल्यू अगर इसमें -2 पुट करके देखें, है ना? डायरेक्ट सॉल्व करने से अच्छा है पुट कर दीजिए, ऑप्शन है आपके पास, टाइम कम लगेगा, जल्दी बन जाएगा। तो के का वैल्यू -2 पुट करें तो -2 का क्यूब हो जाएगा -8, -2 इंटू 3 हो जाएगा प्लस में 6, बगल में 2। हाँ ये भी देखो 0 बना दिया, यानी के का वैल्यू बच्चों -2 भी हो सकता है। और कोई है क्या? अब कोई नहीं है, मतलब दो ही टाइप का वैल्यू था और दोनों के दोनों इसको 0 बनाने के काम आ रहे हैं। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर के का वैल्यू 1 भी आ सकता है और के का वैल्यू -2 भी आ सकता है। मतलब के का वैल्यू 1 और -2 ही एक ऐसा आंसर है जो इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन होने के कगार पर पहुंचा देगा। देख लीजिए, सही है। यहां पे हम लास्ट में k³ -3 के +2 को सॉल्व चाहते तो कर सकते थे, लेंदी प्रोसेस जाता, तो आराम से हम हिट एंड ट्रायल लगा दिए और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।
ठीक है, आप भी ऐसा ही कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। हो गया, चलिए देख लिए सारा चीज समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है ये क्या कहता है सुनिए, अच्छे ढंग से फिर बनाते हैं। पहले रीड कर लीजिए सवाल को एक बार। कहता है इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2। अच्छा, एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर 3/2 का है, एंड बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। बी एक मैट्रिक्स है जो ऑर्डर 2/3 का है। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बी। अब बच्चों यहाँ पर ये जो के है, ये जो के है वो के कोई ना कोई कांस्टेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हमने उस बात को नहीं लिखा हुआ है। के यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू इसमें से बताना क्या होगा। तो सबसे पहले आप गौर से देखिए, यहाँ पर a इंटू बी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो गौर से देखिए कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई जो होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें चेक करना पड़ता है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। जो यहाँ पर है तो मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा, तो लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आया उसका ऑर्डर क्या हुआ होगा। तो ऑर्डर हुआ होगा जो बच गया, चेक करने के दौरान हम इसका यूज और इसका यूज नहीं न किए, इसका मतलब यही दोनों हमारा ऑर्डर बच जाता है। चेक क्या करते हैं, पहला का कॉलम दूसरा का रो, और जो बच गया वही हमारा मल्टीप्लीकेशन वाले का ऑर्डर होता है। यानी यानी अगर हम यह मान के चलें कि a इंटू बी को मल्टीप्लाई करने पर मान लेते कोई मैट्रिक्स m आया, तो उस m का ऑर्डर कितना हो गया, 3/3। यानी सवाल यहां पर k इंटू एम का मॉड हो गया। यहाँ m जो है मैट्रिक्स और k कोई ना कोई कांस्टेंट है। अब आपको बच्चों पता होना चाहिए क्या कि ये है कांस्टेंट, ये है मैट्रिक्स। तो जब कांस्टेंट के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हो और उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, तो हम लोग कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट के बाहर कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चों कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट के बाहर करते हैं तो वो अपने पावर में n लेके आता है। क्या लेके आता है, n। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो k इंटू ए रहे तो डिटर्मिनेंट के बाहर आने पर ये k टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। तो सर ये n क्या है, ये n है बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बताओ यहाँ जो m है उसका ऑर्डर कितना आया है, 3/3, मतलब 3 ना। तो ये k का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ m, और डिटर्मिनेंट ऑफ m यानी k क्यूब, और a m किसको माने थे, a इंटू बी को। अब देख लीजिए कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। समझ रहे, ये तो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है कि अगर किसी कांस्टेंट का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तब उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो आप कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट के बाहर कर सकते हैं, लेकिन उसके पावर में ऑर्डर लिख के बाहर करते हैं। ओके, तो फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, तो चलिए अगले सवाल की तरफ। यहां तो हम लोग पहुंच गए हैं, यहां पर जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं क्या हुआ। सही है, कहता इन अ लॉटरी 16 टिकट्स आर सोल्ड एंड 4 प्राइजेस आर अवार्डेड। अच्छा, 16 टिकट है और 4 गो प्राइज पर इनाम है। इफ अ पर्सन बाइज 4 टिकट, अगर कहता वो 4 टिकट खरीदता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग प्राइज। तो कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्राइज जीत जाएगा। समझ रहे हैं आप, है ना।
तो कैसे होगा? ये तो बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन एक तरीके से। हमको व्यक्ति को डायरेक्ट लिखते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। हमारे पास कुल 16 टिकट हैं और जिसमें 4 टिकट ही ऐसा है जिस पर प्राइज है, और वो व्यक्ति पूरे 16 में से 4 गो टिकट खरीद ही लेता है, 4 गो टिकट खरीदता है और जीत भी जाता है ना? तो बताइए, तो जीतना है ना? तो बताइए, तो जीतने वाला, हमको क्वेश्चन में क्या बोला था? उस व्यक्ति को जिताना है। तो बताइए, जिताना है और 4 गो टिकट खरीदता है वो। तो बताइए, तो जीतने वाला टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग। यही 4 गो इसको जिता सकता है। और कुल कितने हैं? 16 गो। बाबू, किसी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल अपॉन टोटल कहते हैं। फेवरेबल मतलब क्या होता है? जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा गया है उससे रिलेटेड नंबर। तो हमको जीतने की पॉइंटी पूछा गया है, तो जीतने वाला कितने लोग हैं? 4 लोग। नीचे में कितने हैं? 16। तो आंसर हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1/4। ये तो सिंपल है। समझ गए क्या? देखिए, किसी भी चीज का जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो फेवरेबल ऊपर लिखते हैं। फेवरेबल मतलब जिसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसका बात ऊपर लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर पूछा था जीतने की, तो जीतने वाले यहां बच्चे कितने लोग हैं? जीतने वाले कितने केस हैं? 4 प्राइज। तो 4 ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल है 16। सही है? ये तो आसान क्वेश्चन था। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ा जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है और बढ़िया सवाल है। क्या लिखा हुआ है? कहता अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, है ना? मतलब 52 कार्ड में से हम एक कार्ड निकालते हैं। एंड गैम्बलर बेट्स दैट इट इज अ स्पेड और एन एस। तो कहता है वो गैम्बलर जो है सामने वाले बंदे को हरा देगा अगर 52 कार्ड में से वो जो एक कार्ड है वो या तो क्या निकल जाए? स्पेड निकल जाए, या तो क्या निकल जाए? एस निकल जाए। तो चलिए सोचते हैं। तो पहले यहां पे बात करते हैं। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड यानी एस मान लेते हैं। स्पेड को हम एस मान लिए। तो बताइए, तो पूरे कार्ड में स्पेड कितने होते हैं? 13। तो 13/52 यानी 1/4 हो जाएगा, है ना? फिर एस, तो पूरे कार्ड में एस कितने होते हैं? 4। पूरे कार्ड में एस कितने होते हैं? 4। तो 4/52 यानी कितने? 1/13, है ना? अब देखिए ना, क्या है ना कि स्पेड आएगा फिर भी जीत सकता है, एस आएगा फिर भी जीत सकता है। अच्छा, एक और चीज है, स्पेड और एस में कुछ कॉमन भी तो होता है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इंटरसेक्शन एस कर लीजिए। इसका मतलब हुआ कि स्पेड में एस चाहिए। तो आपको पता है कि 52 कार्ड 4 भाग में बटे होते हैं और हर एक कार्ड भाग में एक एक एस होता है। तो एक, तो स्पेड में जो 13 कार्ड होता है उसमें कितने एस होंगे? एक ही एस होंगे। समझ रहे क्या हमारा बात? हम क्या बोल रहे हैं? स्पेड का एस चाहिए, इंटरसेक्शन का मतलब ही हुआ। तो स्पेड का एस कितना होता है? एक। नीचे में टोटल 52। आइए, तो क्वेश्चन समझ क्या पूछा था? हमसे पूछा है कि वो बंदा जीतेगा। जीतेगा कब? जब स्पेड या क्या आ जाए? जब स्पेड आ जाए या क्या आ जाए? एस आ जाए। मतलब ये पूछा है। और आपको पता है और का मतलब मैथ में यूनियन होता है। तो एस यूनियन ए पूछा था हमसे। और यूनियन का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में पी ऑफ एस प्लस पी ऑफ ए माइनस बच्चों पी ऑफ एस इंटरसेक्शन ए होगा। अब सबका वैल्यू पुट करिए। तो पी ऑफ एस हमारे पास 1/4 है, पी ऑफ ए हमारे पास 1/13 है, और पी ऑफ एस इंटरसेक्शन ए हमारे पास 52 है। एलसीएम लेंगे तो 52 हो जाएगा, ये 13 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, ये -1। तो 13
4 17 में से गया तो 16/52, और ये हो जाएगा 4 चौको 16 और 13 चौका 52, इतना। मतलब उस बंदे के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है 4/13। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द ऑड्स अगेंस्ट, अच्छा ऑड्स अगेंस्ट पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, ऑड्स अगेंस्ट, ये तो सिंपल एक स्टेटमेंट है। ऑड्स अगेंस्ट का फॉर्मूला होता है ना, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी गई हो, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी, जैसे मान लीजिए ई की प्रोबेबिलिटी पूछा गया, तो ई का कंप्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ऑड्स अगेंस्ट का मतलब ये होता है, मतलब जिसका अगेंस्ट पूछा गया उसका कॉम्प्लीमेंट ऊपर और पी ऑफ ई नीचे। तो हमें इस 4/13 का पूछा गया है, तो 4/13 का कॉम्प्लीमेंट ऊपर लिखेंगे, यानी 1 - 4/13 करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट तो ऐसे निकलेगा, नीचे में 4/13, है ना। नहीं समझे क्या? हम जानते हैं बच्चों, पी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट अब प्लस पी ऑफ ई मिला के कितना होता है, 1 होता है। तो सोचिए अगर हमें पी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 - पी ऑफ ई करना पड़ेगा, तो 4/13 का कॉम्प्लीमेंट 1 - 4/13 करना पड़ेगा, नीचे में पी ऑफ ई। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 9/13 और नीचे हो जाएगा 4/13, दोनों हमारा कैंसिल हो गया, तो 9/4 आ गया। समझ रहे हैं क्या? देख लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वो गैमलर जो है वो तब जीतेगा जब स्पेड और क्या हो जाए, एस। और का मतलब यूनियन होता है, और यूनियन में हमें स्पेड का प्रोबेबिलिटी चाहिए था, एस का चाहिए था, और इंटरसेक्शन वाले का भी चाहिए था। तो हमने सारे का सारा स्पेड का निकाला, एस का निकाला, और स्पेड में एस का निकाला, कितना होगा वो निकाला, ठीक है। फिर इस फॉर्मूला में बैठा करके हमने जो बोला 4/13 कर लिए, लेकिन 4/13 का आंसर नहीं, हमें इसके ऑड्स अगेंस्ट का पूछा था। तो ऑड्स अगेंस्ट का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी ऑफ ई। यहाँ पे एक और टर्म होता है ऑड्स इन फेवर भी होता है, ऑड्स इन फेवर पूछता इसका उल्टा हो जाता है, पी ऑफ ई अपॉन पी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन ऑड्स अगेंस्ट पूछा था तो पी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट अपॉन पी ऑफ ई हुआ। अब पी ऑफ ई का कॉम्प्लीमेंट, तो जिस चीज का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए उसे 1 में से माइनस कर लेते हैं, तो ऊपर में लिखा हुआ है, नीचे में 4/13, यानी सॉल्व किए तो 9/4 आया, 9/4 यानी ऑप्शन नंबर सी आया। सही है। ये एक अच्छा सा सवाल है जो जहां पे थोड़े से लोग मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्पेड और एस में कुछ कॉमन है, इसलिए इंटरसेक्शन वाले पार्ट को भी निकालना पड़ेगा, और का मतलब यूनियन होता है, और यूनियन का जो फॉर्मूला है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहां तक कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज जो है हमारा पीवाईक्यू सेक्शन 10 भी कंप्लीट हो गया। बच्चों हम फिर से बोल रहे हैं कि जरूर आपको ये वीडियो देखने चाहिए, सारे के सारे वीडियो देखने चाहिए। मात्र 10 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ट्राई करिए, बनाइए, सीखिए, बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।